Hello everyone, welcome to Shriram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें हम 17th ऑफ सितंबर से जुड़े हुए जो आर्टिकल्स हैं वो कवर करेंगे. आपके सामने एक लिस्ट है, फटाफट से पढ़ देती हूँ कि आज के इस सेशन में क्या कुछ रहने वाला है. इंडस एक्स सबमिट कैसी सबमिट है, कौन से दो देशों के बीच में होती है, किस पर्पज से होती है, ये सारी डिस्कशन होगी. प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो. वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ेंगे, क्या कॉन्टेक्स्ट है, दैट आई विल शेयर विद यू. प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो. नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, जीएस पेपर 2 एंड प्रीलिम्स. तो हर एक आर्टिकल जो आज आप देख रहे हो वो प्रीलिम्स का भी एक पहलू है उसमें और मेंस का भी एक पहलू है, तो दोनों के पर्सपेक्टिव से ही है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 बेसिकली क्यू न्यूज में है और इसके साथ जुड़ा हुआ जो कॉन्टेक्स्ट है वो है नक्सलिज्म से जुड़ा हुआ है. तो दोनों चीजें हम साथ साथ कवर करेंगे इस आर्टिकल में. और लास्ट में हम बात करेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको की. मैप बेस्ड आर्टिकल है, जितना चाहे थ्योरी पढ़ लो, जब तक मैप में नहीं देखोगे खुद से तो कोई फायदा नहीं है. तो प्लीज मेक श्योर कि आज एटलीस्ट थोड़ा खोलें और जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसके बारे में जो भी हम डिस्कशन करेंगे, मैं भी आपको मैप दिखाऊंगी बट खुद से भी एक बार एटलीस्ट जरूर देख लेना. ये रहेगा आज के सेशन के अंदर. फटाफट से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए इससे पहले कि मैं आर्टिकल डिस्कस करूं. आपको अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है बाय लाइकिंग दिस लेक्चर, सो गिव इट अ थम्स अप साइन, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी. बाकी कमेंट सेक्शन आपके पास है. यू आर गिविंग सच वंडरफुल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन में. मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं. ऐसे ही फीडबैक जो भी आपका है यू कैन शेयर इट विद मी. और अगर सेशन अच्छे लगते हैं तो यू कैन रेफर टू अदर्स ऑल्सो, राइट. ऐसा नहीं है कि पूरा ऐसे शेयर करना है तो चलो बहुत अच्छी बात है. वो होता है कई लोग है ना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे जाके पूरा क्लिक करके शेयर मत करो, लिंक शेयर मत करो अगर पॉसिबल नहीं है आपके एंड से. इट्स जस्ट वर्ड ऑफ माउथ, यू कैन रेफर टू देम ऑल्सो लाइक दैट. एंड चैनल सब्सक्राइब तो सबने कर ही रखा होगा, ये मैं उम्मीद कर रही हूँ. जिन्होंने नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर देना. ये सारा कुछ करने में 1 मिनट से भी कम लगता है, ठीक है, बोलने में 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है. Third edition of Indus X Summit concluded in United States, marking a progress in the advancement of a joint defense innovation ecosystem in India and US. तो पहली बात तो मुझे इस आर्टिकल से पता चल गया है कि ये जो सबमिट है ये इसमें दो जो देश जुड़े हुए हैं वो है इंडिया और यूएसए. तो ये जो थर्ड एडिशन इस सबमिट का कंक्लूड हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, इट इज सिग्निफाइंग द progress in what? In developing shared defense ecosystem between India and यूनाइटेड स्टेट्स. दोनों नेशंस कोलैबोरेट कर रहे हैं कि हम और ज्यादा इनोवेशन लेकर आए, एडवांसमेंट लेकर आए डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर, हमारी जो जॉइंट कैपेबिलिटीज हैं उनको साथ में एनहांस करें. तो इस सबमिट दैट वाज स्टार्टेड, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2023 जब प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंडिया के उनकी विजिट हुई यूएस से. तब पर्पस इस समिट का यही है कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप दोनों देश बिल्ड करें टेक्नोलॉजी और डिफेंस में. टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन हो बिटवीन द गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, यूनिवर्सिटीज हो गई दोनों देशों की. तो यही पर्पस है. So Indus X will be a defense innovation bridge which will inter alia include joint challenges, joint innovation fund. ये क्या है मैं आपको बता देती हूँ, लाइंस आप खुद भी रीड कर सकते हो. So this defense innovation bridge मतलब जोड़ रहा है, तो ये भी it is acting as a connection between both the countries for creating, for sharing new ideas in defense. दोनों देश साथ में काम कर सकते हैं डिफेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स में. जॉइंट इनोवेशन फंड मतलब एक स्पेशल फंड हो गया जो सपोर्ट करेगा डिफेंस आइडियाज और टेक्नोलॉजीज को. एकेडमिया एंगेजमेंट हो गई जहां पर दोनों कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज विल बी इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड इनोवेशन. इंडस्ट्री स्टार्टअप कनेक्ट हो गया, लार्ज कंपनी, स्मॉल स्टार्टअप्स, दे ऑल विल कोलैबोरेट. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जहां पर प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करेंगे डिफेंस प्रोजेक्ट्स के अंदर. मेंटरिंग, तो जो मेंटरिंग बाय द एक्सपर्ट्स मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं दे विल गाइड एंड मेंटर द न्यू प्रोजेक्ट्स. एंड नीश टेक्नोलॉजी जिसमें यू विल बी फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक
एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज। तो कॉपरेशन बढ़ाने की बात है हाई टेक एरियाज के अंदर, जॉइंट रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन को एनकरेज करने की बात है इन दी डिफेंस सेक्टर। तो इससे दोनों देश साथ में आ रहे हैं टू सॉल्व डिफेंस प्रॉब्लम्स, राइट, क्रिएटिंग न्यू डिफेंस टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे सिर्फ सरकारें इन्वॉल्व नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर सरकारें भी इन्वॉल्व हैं, बिजनेसेस भी इन्वॉल्व हैं, यूनिवर्सिटीज भी इन्वॉल्व हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ताकि आप इनोवेशन को और ज्यादा आगे लेकर जा सको एंड दैट हैपेंस फास्टर ऑल्सो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में ही। सो दिस इनिशिएटिव इज बीइंग स्टीयर्ड बाय इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड डिफेंस इनोवेशन यूनिट अंडर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। कौन लीड कर रहा है इसको? इंडिया की तरफ से इट इज लेड बाय इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, आईडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। यूएस की तरफ से इट इज लेड बाय डिफेंस इनोवेशन यूनिट, जो कि उनका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो। तो ये इनिशिएटिव वो मैंने आपको बता ही दिया कि डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, जेट इंजन हो गए, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है, इन्फेंट्री व्हीकल्स हैं, उनको को प्रोड्यूस करने की बात करी जा रही है, ठीक है। अब सवाल आता है कि व्हाट इज इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2018 में ये स्कीम लेकर आई थी, जिसका पर्पस है टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इनोवेशन इकोसिस्टम, टू कल्टिवेट एन इनोवेशन इकोसिस्टम इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर, जिसके अंदर आप पार्टनर करोगे बाय कोलैबोरेटिंग विद स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, एमएसएमईज, इंक्यूबेटर्स एंड एकेडमिया। तो पर्पस क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए नई डिफेंस टेक्नोलॉजीज में सपोर्ट प्रोवाइड करना, ग्रांट्स देना, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना जो इंडियन मिलिट्री कैन अडॉप्ट इन द फ्यूचर। तो ये अडॉप्शन इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस, तो ये उसमें R&D करना, ये सारा काम है। अब हाउ इट इज फंडेड? सो आईडेक्स इज फंडेड एंड मैनेज्ड बाय डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। द 2 मेंबर्स ऑफ DIO, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो है वो है एक तो HAL और एक BEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, दोनों गवर्नमेंट डिफेंस कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले किसी को पॉलिटी में दिक्कत हो रही हो, यू कैन रेफर पॉलिटी सेशंस। लेट मी टेल यू, दीज सेशंस आर फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग इज बीइंग चार्ज्ड एंड यू कैन रेफर दीज सेशंस इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी इन लर्निंग पॉलिटिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग दोज टर्म्स। सो कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई 10, 20, 30, 50 हज़ार लगाने की ज़रूरत नहीं है। डू रेफर दीज सेशंस, क्वालिटी वही है और फ्री ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे दिए जा रहा है, तो इसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ आप लीजिए। इसी के साथ साथ अगर किसी करंट अफेयर के किस सिंगल टॉपिक को कुछ समझना है स्पेसिफिकली, तो सिर्फ एक को, तो वहाँ पर आप ये स्पून फीड सेशंस हैं बाय प्रज्ञा मैम, वो भी रेफर कर सकते हो, प्लेटफॉर्म पे ही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो यू कैन रेफर द प्लेलिस्ट। और डेली न्यूज़ एनालिसिस का सेशन आई टेक, डेली का मतलब डेली है, तो ये नहीं है कि एक दिन आके 4 दिन गायब हो जाओ। तो वो अगर ऐसा वाला कोई बच्चा है तो मैं बोलूँगी एक दिन भी मत आओ, कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे 30 मिनट लगा के, इससे अच्छा 30 मिनट कुछ और पढ़ लोगे, राइट। क्योंकि एक दिन आए और 2 दिन नहीं रहे तो वो लिंक टूट जाएगा, और हमेशा ऐसा होता है कि आर्टिकल्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, न्यूज़ रिपीट होती है, राइट। तो यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड यू हैव टू बी रेगुलर इन दी डेली न्यूज़ एनालिसिस सेशन। करंट अफेयर डेली का है, डेली आपके सिलेबस में ऐड होता जा रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कम डेली। आज 17th ऑफ सितंबर है, तो जो हमने पहले 15 दिन का करंट अफेयर कवर कर लिया है अभी तक टिल डेट, वो भी प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए, तो वो 15 डेज रिवीजन भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें याद रहनी चाहिए एट दी एंड, कितना आप रिकॉल कर पाते हो। हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक एप्लीकेशन डिसमिस करी है दैट वाज सीकिंग टू डिक्लेयर द सिटी ऑफ आगरा एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड एन एप्लीकेशन दैट आस्क्ड टू डिक्लेयर द सिटी ऑफ आगरा एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हमारे लिए सवाल बनता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट इज अ प्लेस, नेचुरल साइट, कल्चरल साइट, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
मतलब वो एक ऐसी जगह है दैट इज हैविंग अ कल्चरल इंपॉर्टेंस है, कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, कोई एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस है, तो उसको एक स्पेशल आप लगा लीजिए एक प्रोटेक्शन या एक ग्लोबल रिकॉग्निशन दी जाती है। तो यहां पर ये जो एप्लीकेशन थी दैट वांटेड की जो आगरा है ताजमहल के लिए बहुत फेमस, उसको मिल जाए वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को, इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। ये आगरा विल नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर WHS के बारे में जानना है रेदर देन इस आर्ग्यूमेंट में जाना कि क्यों नहीं करा और ये सब, वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। देखो सिग्निफिकेंट क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया जब आप किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कह रहे हो, सो दीज साइट्स आर डेजिग्नेटेड एज हैविंग आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, है ना। तो आगरा की बात करूं तो आगरा ऑल्सो हैज अ रिच हिस्ट्री, बट हाँ अगर अभी WHS का स्टेटस नहीं दे रहे हैं, सो इट विल नॉट रिसीव दैट एडिशनल इंटरनेशनल स्टेटस एंड दैट प्रोटेक्शन दैट कम्स विद बीइंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट। सो इट ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स, कुछ लीगल हर्डल्स हैं दैट एग्जिस्ट इन ग्रांटिंग सच स्टेटस टू एन एंटायर सिटी। वो पूरी सिटी की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान देने की है, रेदर देन स्पेसिफिक लैंडमार्क की ताजमहल नहीं, वो एक पूरे सिटी की बात कर रहे हैं। सो अभी कोर्ट ने डिसाइड किया दैट आगरा विल रिमेन एज इट इज विदाउट बीइंग लिस्टेड एज अ स्पेशल हेरिटेज सिटी बाय यूनेस्को। ठीक है जी। तो अच्छा, जब आप किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेजिग्नेट करते हो ना, तो उसमें 3 टाइप्स होते हैं, कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज और मिक्स्ड हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज मतलब, चलो पढ़ते हैं। सो एज फार एज कल्चरल हेरिटेज इज कंसर्न्ड, सी cultural heritage sites include hundreds of historic buildings, town sites, important archaeological sites, works of monumental sculpture और painting। Obviously वहाँ का जब आप कल्चर की बात कर रहे हो, कोई ऐसे स्पेशल मॉन्यूमेंट्स हो वहाँ पर, तो ये सब आता है कल्चरल साइट्स के अंदर। कोई हिस्टोरिक बिल्डिंग, कोई टेम्पल, कोई टाउन साइट्स हो गई, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गई जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एंशियंट रिमेन्स आर फाउंड, मॉन्यूमेंट मतलब वर्क्स ऑफ मॉन्यूमेंटल आर्ट जैसे स्कल्पचर्स हो गई, पेंटिंग्स हो गई, तो वैसी जो प्लेसेस हैं वो कल्चरल साइट्स में आती हैं। फिर सेकेंड कैटेगरी इज नेचुरल हेरिटेज साइट्स, जो साइट्स अर्थ की नेचुरल ब्यूटी को शोकेस कर रही हैं, नेचुरल एरियाज that shows the earth's record of life, its geological processes, तो वो natural heritage के अंदर आती है। मतलब ऐसे लगा ली, जब मैं जियोलॉजिकल प्रोसेस की बात कर रही हूँ, सो आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक केव्स हो गया फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो साइट्स जहां पर इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर स्टिल एक्टिव, प्लेसेस जहां पर इवोल्यूशन और नेचुरल चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड, वो नेचुरल साइट्स में आता है। एंड लास्ट इज मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स, जिसमें नेचुरल और कल्चरल दोनों के एलिमेंट्स हो, वो मिक्स साइट के अंदर आता है। ठीक है। नाउ some natural world heritage sites are recognized for special reasons, मतलब वो rare हैं, they showcase a unique beautiful natural phenomena, mountains हो गए, waterfalls हो गए, landscape कुछ ऐसा हो गया, और या फिर they are home to some endangered or rare animals and plants, कुछ exceptional biodiversity हो that supports a wide variety of species, so that what makes a site a world heritage site, and some natural world heritage sites as well। जब मैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करती हूँ तो एज ऑफ जुलाई 2024 1199 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एग्जिस्ट। ये इंडिया की बात नहीं है, इट इज अक्रॉस 168 कंट्रीज। 1199 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ग्लोबली। इंडिया देख लो 42, इंडिया में कितनी साइट्स हैं 42। अच्छा पूछ लेंगे क्या इटली में हमसे ज़्यादा हैं? चाइना में पूछ लेंगे, चाइना के साथ चलता रहता है ना, चाइना में 57 है, इंडिया में 42 है। इंडिया से पहले स्पेन भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी है, और हमारे बाद मैक्सिको है, यूके है और रशिया है। रशिया में एज ऑफ जुलाई 2024 31 है। रही बात वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, तो इट इज़ अ कमेटी ऑफ यूनेस्को। ठीक है, it plays a very important role in managing the World Heritage Site programs. So the committee is responsible for implementing the World Heritage Convention, मतलब ऐसा convention, ऐसा agreement that guides the protection of World Heritage Sites।
डिसाइड करना कि कैसे वर्ल्ड हेरिटेज फंड इज यूज्ड टू सपोर्ट द कंट्रीज विद देयर हेरिटेज साइट, फाइनल डिसीजन बताना कि अच्छा ये साइट है दैट इज गेटिंग एडेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो ये सारा काम, फाइनल से जो है वो सारा काम है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। ठीक है, चलो कॉन्टेक्स्ट पढ़ो फटाफट एंड देन आई डिस्कस द नेक्स्ट आर्टिकल। पढ़ लिया? नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट NIMI लॉन्च्ड यूट्यूब चैनल्स। किस लिए? फॉर ITI स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के लिए नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट ने यूट्यूब चैनल्स लॉन्च किए हैं। कुछ नई इंफॉर्मेशन है, लेट्स डिस्कस। पहली बात तो ये कि ये नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट क्या है। 1986 में इंडियन गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया। पहले सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट बोला जाता था। आज के टाइम पे NIMI ऑपरेट्स एज एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूट, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, NIMI हेल्प्स डेवलप इंस्ट्रक्शनल मीडिया पैकेज IMP, एक ऐसी नोडल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस IMP, जिसके अंदर स्टडी मटेरियल्स हो गए, डिजिटल कंटेंट हो गया फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज, ये सारा कुछ इंक्लूड होता है। राइट? ये जो इंस्टीट्यूट है इट इज एक्टिंग एज अ सबऑर्डिनेट ऑफिस अंडर द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। अब ये पहले की बात है, अभी ये एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट डज NIMI डू, वो मैंने आपको बता दिया। नाउ हु डज NIMI सर्व्स, कॉन्टेक्स्ट में ही हमने देखा, इट मेनली फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, helping them with the resources that are needed to learn, to grow in their specific trades. तो अभी NIMI ने YouTube चैनल लॉन्च किए हैं टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू द एजुकेशनल कंटेंट फॉर ITI स्टूडेंट्स। ऑनलाइन कंटेंट की बात हो रही है यहाँ पर। इट क्रिएट स्टडी मटेरियल्स एंड ऐसे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स टेकिंग वोकेशनल कोर्सेज, ताकि वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए एंड दे कैन हेल्प देम इन लर्निंग। तो द न्यू चैनल जिनकी बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स इन ITI, दे आर प्रोवाइडेड फ्री हाई क्वालिटी ट्रेनिंग वीडियोज होंगी दैट आर अवेलेबल इन 9 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, तो इन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। क्या कंटेंट ऑफर किया जा रहा है? ट्यूटोरियल्स हैं, स्किल डेमोस्ट्रेशन है, प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, थियोरेटिकल लेसन्स हैं। All the content is made by the industry experts. ठीक है, just a minute. हाँ, all the content is made by industry experts to ensure कि करंट जो वोकेशनल ट्रेनिंग नीड्स हैं ऑब्वियसली इंडस्ट्री के साथ मैच, जो भी आप पढ़ रहे हो, हम बोलते हैं ना कि एकेडमी और इंडस्ट्री लिंक होनी चाहिए, जो स्किल गैप नहीं होना चाहिए। मार्केट में जो डिमांड है और आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सप्लाई एंड डिमांड फुलफिल हो, वो गैप ना हो, ताकि वो बोलते हैं कि आपके पास नॉलेज है, इंजीनियर्स बन गए हो लेकिन नौकरी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि जो मार्केट में डिमांड है आपकी पढ़ाई उस हिसाब से नहीं हुई है। तो वो जो स्किल गैप है वो ना हो और एकेडमिया और इंडस्ट्रीज आपस में लिंक्ड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने नंबर ऑफ ऐसे एडिटोरियल्स देखे हैं। तो ये जो इनिशिएटिव अभी का है, इट सपोर्ट्स इंडिया स्किल डेवलपमेंट मिशन एंड द गोल ऑफ आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राइट? तो NIMI encourages ITI students, teachers, anyone who is interested in skill development to subscribe to the channels, जो भी उनकी preferred language होगी, so that they keep up also with the new content. ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th phase, इट इज द लेटेस्ट फेज ऑफ द गवर्नमेंट प्लान। हमें रूरल रोड्स को इंप्रूव करना है। ये है 2024, 2025 टू 2028, 2029। इसका मकसद क्या है? टू बिल्ड 62,500 किलोमीटर
ऑफ ऑल वेदर रोड्स इन रूरल एरियाज, ताकि आप कनेक्टिविटी इंप्रूव कर पाओ। 25,000 गांवों को कवर करेंगे। इट विल कनेक्ट दिस मच ऑफ विलेजेस जिनके पास अभी प्रॉपर रोड्स नहीं है। ठीक है, 25,000। पर्पस क्या है? इट विल हेल्प द पीपल इन द रिमोट एरियाज, बेटर एक्सेस मिल जाएगा टू स्कूल, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, जॉब्स में भी। इट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट 40 करोड़ ह्यूमन डेज ऑफ वर्क, एक लॉट ऑफ जॉब्स हो जाएंगी फॉर पीपल। पहले ना ये स्कीम 2000, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नई स्कीम है, 4th फेज है, तो 2000 में ये लॉन्च हुई थी, जिसका मकसद यही था कि रोड कनेक्शंस देना जहां पर रूरल एरियाज में ऑल वेदर रोड्स हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले तो पूरा खर्चा उठाया इसका। 2015 के बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोस्ट शेयरिंग होने लग गई 60-40 रेशो में। ठीक है, सो फार आप लगा लीजिए 8 लाख के आसपास, 8 लाख किलोमीटर ऑफ रूरल रोड्स हैव बीन बिल्ट। सो 1,80,000 विलेजेस आर कनेक्टेड थ्रू इट। लेकिन कॉन्टेक्स्ट हमारा ये नहीं है। अभी जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो डिस्कस करते हैं। हालांकि ये न्यूज कॉन्टेक्स्ट मतलब स्कीम ही है, लेकिन इस स्कीम के थ्रू व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट नक्सलिज्म, क्योंकि ये जो रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इसका मकसद है टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोज रीजन्स जो कि इंसर्जेंसी से अफेक्टेड है, एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड है। मेन गोल है कि वहां पर उन रोड्स को अपग्रेड किया जाए ताकि और ज्यादा डेवलपमेंट हो और सिक्योरिटी बढ़े। सो दिस रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज, उसके लिए। सो दिस फंडिंग की जब मैं बात कर रही हूं, सो दीज अफेक्टेड एरियाज, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज, इट इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। वही जो फंडिंग है वो दोनों स्टेट्स और सेंटर शेयर करेंगे, 60-40 का रेशो होगा। यहां पर नक्सलिज्म की जब मैं बात करती हूं, नक्सलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी। ये माओइस्ट आइडियोलॉजी से ड्रिवन है। दे रिजेक्ट डेमोक्रेसी। इनका मकसद है सरकार को हटाना थ्रू वायलेंस एंड द गोल इज, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं, कि लैंडलॉर्ड से लैंड वापस ले लो, give it to the peasants and tribals who have been denied their share for years, but they have used violence to achieve their aims. They have attracted rural and urban supporters also. इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। नक्सलिज्म स्टार्टेड विद नक्सलबारी अपराइजिंग, 1967 की बात है ये। ठीक है, पीजेंट रिवोल्ट हुआ था वेस्ट बंगाल में, दैट वाज लेड बाय द कम्युनिस्ट लीडर्स अगेंस्ट द लोकल लैंड ओनर्स। तो हम अब उस पूरे हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। तो लेकिन अब बात यह है कि सरकार ने टू काउंटर द नक्सलिज्म, टू टैकल नक्सलिज्म, काफी स्ट्रेटेजीज लेकर आए हैं, काफी प्रोग्राम्स लेकर आए हैं। सरकार ने अपनी फंडिंग्स को भी अपने इन प्रोजेक्ट्स के अंदर डबल किया है, ताकि ये जो एरियाज दैट आर अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीमिज्म है इनको और सिक्योरिटी मिले और डेवलपमेंट और ज्यादा यहाँ पर तेजी से हो, राइट। ताकि जो यूथ है ऑब्वियसली जगह भी डेवलप हो, जॉब्स भी बेटर हो जाएंगी, सिक्योरिटी भी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज सेशन। अबाउट 42% ऑफ द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, 53% ऑफ द नेचुरल गैस आउटपुट कहां पर? इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको दे वर शट इन द वेक ऑफ दिस हरिकेन। मेरे लिए इंपॉर्टेंट यहां पर आज के टॉपिक से आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको पढ़ाना है। जब तक मैप खुद से नहीं देखोगे कोई फायदा नहीं है गल्फ ऑफ मैक्सिको का भी। कहां पर पड़ता है, आसपास क्या है, राइट, ये पूरा एरिया आपको मैप में देखना पड़ेगा एक बार। ये गल्फ वॉज फॉर्म्ड अराउंड 300 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द लेट ट्रायसिक पीरियड। थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में भी जाना, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट जो होती है, ये जो गल्फ है इट वाज क्रिएटेड बाय द सिंकिंग ऑफ सी फ्लोर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स।
इसका जो कनेक्शन है, अगर आप देखो, इट लिंक्स टू द एटलांटिक ओशन थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा, इट connects to the Caribbean Sea through Yucatan Channel, right? It is world's largest gulf, about 1600 kilometers from west to east. नॉर्थ टू साउथ लगाओ तो 900 किलोमीटर. आसपास मैक्सिको का यूकेटन पेनिनसुला है, वेराक्रूज, ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स पड़ता है, टू द ईस्ट कैरिबियन आइलैंड है, क्यूबा है, साउथ में मैक्सिको मेनलैंड है. तो एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर है दैट इज लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका. क्लाइमेट की अगर मैं बात करूं, सो द क्लाइमेट अराउंड दिस गल्फ ऑफ मैक्सिको वो ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल थोड़ा रेंज करता है. मतलब मेजर हरिकेन्स, टॉर्नेडो, थंडरस्टॉर्म्स यहाँ आते हैं. ठीक है. मिसिसिपी रिवर है, कुछ मेजर रिवर्स हैं, रायो ग्रांडे, मिसिसिपी रिवर, ये कुछ मेजर रिवर्स हैं जो फ्लो करती हैं इस गल्फ से. यहां पर ऑयल और नेचुरल गैस के बहुत लार्ज डिपॉजिट्स हैं, राइट. सो इट इज अ मेजर सेंटर फॉर ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. 18% से भी ज्यादा, मोर देन 18% ऑफ द यूएस ऑयल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द ऑफशोर वेल्स इन द गल्फ. तो काफी एक स्ट्रैटेजिक लैंडलॉक्ड, पार्शली लैंडलॉक्ड आई वुड से, क्योंकि गल्फ है, पार्शली लैंडलॉक्ड बॉडी ऑफ वाटर है. बाकी ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि वेस्ट में क्या पड़ता है, ईस्ट में क्या पड़ता है, साउथ में क्या पड़ता है. इट इज़ कनेक्टेड टू कैरिबियन सी, एटलांटिक ओशन ऑल्सो, ओल्डेस्ट वाटर बॉडी है, ट्रासिक पीरियड के टाइम की है, 300 मिलियन ईयर्स अगो, एंड इट वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सी फ्लोर सब्सिडेंस. और साथ ही साथ क्लाइमेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है. सो दीज आर द थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी है. इस सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ चीज़ें क्लियर हो गई हों. एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. विल मीट यू इन अदर वन. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस. दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़, signing off for today. Happy learning. Thank you.